अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन अब आज हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ज़ीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलेटिंग। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो किसी भी ऑब्जेक्ट की और फिर भी वो एक्सेलेट कर रहा हो यानी मूव कर रहा हो। तो एक तो हमने एक मोशन बतानी है, कौन सी मोशन है, और दूसरा हमने ये भी बताना है क्या ये केस ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो लेकिन फिर भी बॉडी एक्सेलेट कर रही हो। एक्सेलेटिंग का मतलब मूव कर रही हो। तो येस इट इज़ पॉसिबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड फेंकें या थ्रो करें, प्रोजेक्ट करें, देन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इट्स वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है एंड इट हैज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ फाइनाइट। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाती है लेकिन हमारा एक्सेलेरेशन होता है, और वो कौन सा एक्सेलेरेशन होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम वाला एक्सेलेरेशन नहीं होता बल्कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलेरेशन होता है, और वर्टिकल मोशन में जो हमारा एक्सेलेरेशन होता है वो ग्रेविटी के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन फिर भी एक्सेलेरेशन ज़ीरो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि रेंज और हॉरिजॉन्टल का क्या सेम मीनिंग है या दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर हैं तो हमें रीज़न बतानी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेंज एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन आर इक्विवेलेंट एंड हैव सेम मीनिंग। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज होते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है दोनों बराबर होते हैं और दोनों का मतलब भी एक जैसा है। द रेंज रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile from its initial point to launch to the point where it lands। रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यानी जहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था और जहाँ पे जाके गिरेगा उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसी को तो हम रेंज कहते हैं। तो दोनों का मतलब तो सेम हो गया। नीचे लिखा हुआ है द रेंज दिस डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय इनिशियल वेलोसिटी एंड लॉन्च एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो रेंज होता है दो चीज़ों से निकाला जाता है, एक इनिशियल वेलोसिटी से और लॉन्च एंगल से। क्योंकि अगर शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा देंगे तो दूर जाके गिरेगा, मतलब उसकी जो रेंज होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, और उससे हम जिस एंगल पे चले जाएं या उससे कम जिस एंगल पे चले जाएं जो बॉडी होगी वो ज़्यादा दूर जाके नहीं गिरेगी। तो इसलिए रेंज दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल पे, प्रोजेक्शन एंगल पे, किस एंगल पे हमने थ्रो किया है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी पे कि हमने शुरू में कितनी स्पीड के साथ या तेज़ी के साथ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। फिर आखिर में ये भी लिखा हुआ है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है दोनों सिर्फ हमें ये बताया कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी रेंज भी हमें यही बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी यही बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरेगा। तो इस पैराग्राफ में जो आखिरी लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है द इक्वेशन एंड कैलकुलेशन are used to determine the range and horizontal distance in projectile motion, take in account these factors and provide a measure of how far the projectile will travel horizontally। तो दोनों हमें सिर्फ ये बताते हैं, यानी कि कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसे कौन से पैरामीटर हैं कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को लेके आए, कंसीडर कर लें, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन से पैरामीटर हैं जो अफेक्टेड होंगे। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे थे तो हमने एज्यूम कर लिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 पूरी मोशन में कांस्टेंट रहती है। दूसरा हमने क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन रोटेशन ऑफ अर्थ से अफेक्टेड नहीं होती। तीसरा हमने ये कहा था कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर के बजाय हम इनको कंसीडर कर लें तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन से पैरामीटर अफेक्टेड होंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 पैरामीटर अफेक्टेड होंगे, एक टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट और तीसरा रेंज। देखें अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगी तो बॉडी क्या हो करेगा, जल्दी ऊपर जाके वापस आ जाएगा, क्योंकि वो तो दूर जाएगा नहीं। दूर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस जब नहीं होगा, अगर एयर रेजिस्टेंस को लेके जाएंगे तो वो तो अपोज कर करके जल्दी उसको वापस भेजेगा, तो टाइम भी उसको कम लगेगा और वो हाइट भी कम कवर करेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो वो ऊपर हाइट ज़्यादा कवर करेगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो, अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो जल्दी वापस आ जाएगा, हाइट भी कम कवर करेगा।
इसी तरह रेंज भी कम होगी। यानी तीनों पैरामीटर अफेक्टेड होते हैं जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास है कि एक तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल दो कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। दूसरा आप ये बताओ एरोप्लेन की जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी दैट इज़ शूट इन द एयर एंड अलाउड टू मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट एयर में जाके फ्रीली मूव करे और अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे भी सही तो वो सिर्फ ग्रेविटी हो और दूसरी ना हो। दोबारा, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको हम कहते हैं कि जो एयर में फ्रीली मूव करे और अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे भी सही तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की लगे। तो अगर हम एरोप्लेन की बात करते हैं, मोशन ऑफ एरोप्लेन, तो उसके ऊपर यह है कि जब वो एयर में जाता है उसके ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसकी स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं और अपने मर्ज़ी से हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज करते हैं और जब लैंडिंग होता है तो हम अपने मर्ज़ी से लैंडिंग करते हैं। यानी उसके ऊपर सारा इफेक्ट ग्रेविटी का नहीं होता बल्कि हम खुद भी फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ऐसी मोशन जिस पे ग्रेविटी के अलावा और भी एक्सटर्नल फोर्स लगे तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहते। इसलिए एरोप्लेन की जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। उसके बाद हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी बिहेव इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने डिटेल में बताना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होता है किस तरह बिहेव करता है पूरी मोशन में। तो हम क्या करेंगे, सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के बारे में ही बताना है। तो पहले हम शुरू में बताएंगे कि शुरू जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम उसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, फिर बीच में मोशन के बारे में बताएंगे, फिर आखिर में बताएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंपैरिजन करेंगे, आखिर में जाके कंक्लूजन बताएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। When an object is launched in projectile motion, it typically has initial velocity that can be broken into horizontal and vertical component. शुरू में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होते हैं जिसको हम v0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के साथ cos थीटा लगता है और वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ साइन लगता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरा, यहाँ पे फार्मूला में लिखा हुआ मैथमेटिकली Vx इज इक्वल टू v0 cos थीटा। तो इसका मतलब है Vx दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो v0 पे डिपेंड कर रहा है और साथ में थीटा पे। v0 का मतलब इनिशियल स्पीड और थीटा का मतलब है प्रोजेक्शन एंगल। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्पीड पे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे। फिर हम बात करें मोशन पे, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आइडियल केस है हॉरिजॉन्टल मोशन वाला। पहले हम आइडियल केस पढ़ते हैं कि जिसमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। इन आइडियल सिनेरियो विदाउट एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। दिस इज बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर लगने वाली है तो एयर रेजिस्टेंस थी जिसको हमने इग्नोर कर दिया था। Assuming air resistance is negligible and according to Newton's first law of motion, an object in motion will remain in motion at a constant velocity unless acted upon by a net force. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सिंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज को ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ना x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, ये उस वक्त एप्लीकेबल है जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। और हमें भी पता है यहाँ पे जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम रेंज भी निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लें तब क्या होगा। तो इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ कंसिडर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेज। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लेते हैं तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो कम होती जाएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को क्या करेगी, अपोज करेगी। एज अ प्रोजेक्टाइल इनकाउंटर ड्रैग। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ड्रैग का। एक हमारे पास होता है ड्रैग और एक हमारे पास होता है फ्रिक्शन। तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट अपोज करे मोशन को तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, और अगर गैस के पार्टिकल्स मोशन को अपोज करें तो उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं अगर ड्रैग फोर्स लगेगी प्रोजेक्टाइल पे तो द ड्रैग फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिड्यूसिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेजुअली। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज मोर प्रोनाउंस्ड एट हायर वेलोसिटी।
अगर वो बॉडी तेज़ मूव कर रही है, हायर वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगी। एंड लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होगा, लीडिंग टू अ नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट डिक्रीजिंग अंटिल द प्रोजेक्टाइल रीचेज इज मैक्सिमम हाइट। तो जब तक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट करती रहेगी। और एयर रेजिस्टेंस की जो फोर्स होगी, जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं, वो दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। उसके बाद है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं एक्सेलेरेशन के बारे में कहते हैं। नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को जब हम इग्नोर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस टाइम एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टल में तो ग्रेविटी भी तो एक्ट नहीं करती, तो हम क्या कहेंगे, नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन सिंस द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटी विच एक्ट्स वर्टिकली। तो सिर्फ एक ही फोर्स होते हैं जो ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली अपवर्ड फोर्स करते थे, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वर्टिकल मोशन को और हॉरिजॉन्टल मोशन को। तो यहाँ पे कहेंगे अनलाइक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स से द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बजाय जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, ग्रेविटी एक्ट करती है। इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी काजिंग इट टू चेंज ओवर टाइम, यानी उसकी वेलोसिटी जो कि डिक्रीज होगी। और अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और ऑब्जेक्ट वापस आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी अगर प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा होगा। आखिर में हम कंक्लूजन यानी समरी बताते हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि अगर हम रियल केस की बात करें तो सारी चीज़ें पॉइंट जो बताएं वो सही है, यानी एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर भी कर सकते हैं आइडियल केस में, और आइडियल केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और आइडियल केस में जो एक्सेलेरेशन होगा वो 0 होगा। लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं होता, यानी रियल केस में एक तो हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन है वो 0 नहीं हो सकता रियल केस में। आइडियल केस में सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ समरी में, द आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द मोशन। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है वो कांस्टेंट रहता है पूरी मोशन में, अनचेंज्ड थ्रू आउट द मोशन रिजल्टिंग इन अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। दिस कंसिस्टेंट, यानी जो ये जो कांस्टेंट रह रहा है, इस डायरेक्ट कंसिक्वेंस लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है। मतलब ये जो कंसिस्टेंसी आ रही है, जो कांस्टेंट रह रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ फोर्स है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि अगर फोर्स लगती तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहती। तो उसके बाद लिखेंगे ऑन द प्रोजेक्टाइल आफ्टर इट हैड लॉन्च, जब हम उसको लॉन्च करेंगे तो क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फोर्स ना लगने की वजह से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।